Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope today, you are studying well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 8 and topic name is the freedom struggle of 1857. Topic number 4. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is most of the hereditary princes remain aloof. पेज नंबर 19. पेज नंबर 19 पे देखो, यहाँ पे ये देखो पेज नंबर 19 और यहाँ पर ऊपर पॉइंट है मोस्ट ऑफ द रिफेंट्री प्रिंसेस रिमेन अलूफ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 29 September 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. And lesson number 4. Lesson name is the freedom struggle of 1857. The freedom struggle (1857). Okay, 1857. Look at the textbook and listen carefully. Page number 19. Point name is most of the refractory princes remain aloof. अब देखो इसमें क्या हुआ था. जो प्रिंसली स्टेट थे, जो प्रिंसली राजा राजवाड़े थे, तो वो क्या करते थे, कुछ लोग ब्रिटिश की तरफ थे, सब लोग कुछ जो राजा थे वो ब्रिटिश की तरफ चले गए थे. तो देखने वाले हम जस्ट एज द कॉमन पीपल सफर ड्यू टू द ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल में सब कॉमन पीपल ही आते थे. जैसे कि इसके पहले हमने देखा था, उन्होंने कुछ कर बनाने वाले थे, लोगों से पैसा वसूल करते थे. उनके जितना उनका फार्म है उसके ऊपर वो एक टैक्स लगाते थे और टैक्स के थ्रू लोगों से क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे. तो ऐसे ब्रिटिश के रूल थे, ऐसे ब्रिटिश. और ये सब किसको भुगतना पड़ता था, कॉमन लोगों को ही भुगतना पड़ता था. और जो राजा राजवाड़े थे वो क्या करते थे, कोई राजा ब्रिटेन जो कि ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनसे जाकर वो मिल जाते थे, उनके साथ हाथ मिला लेते थे. सिमिलरली द प्रिंसेस आल्सो वेयर सफरिंग. और जो प्रिंसेस थे इनको ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कतें नहीं होती थी, उनका जो सफरिंग वो अच्छे से चलता था. बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर्स रिमेन्स फेथफुल टू द ब्रिटिश. और कोई राजा थे वो उनसे मिल जाते थे और कोई उनके आर्डर में आ जाते थे. लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स. आप देखो, लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स मतलब क्या है, एक दावपेच होता है, मतलब एक रूल होता है, उसके रूल से डिसिप्लिन होता है और पावर होता है. ये सब बातें ये टैक्टिक्स में आती है. कि जैसे अगर हमें कोई वार करना है, किसी के साथ वार करना है, तो वार करते समय क्या होना चाहिए, हमारे पास टैक्टिक्स होनी चाहिए. टैक्टिक्स होनी चाहिए मतलब दावपेच होने चाहिए, हमें उसके साथ खेलने का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो ये इंडियन लोगों के पास बहुत टैक्टिक्स कम था और ब्रिटेन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ये टैक्टिक्स था. उनके पास ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस था और उनके पास हथियार थे, गन थे. और इंडियन लोगों के पास उतने गन नहीं थे, एक्सपीरियंस वाले मिलिट्री नहीं थे, इसलिए हमें उस वार में हारना पड़ा. देखते हैं हम इसमें अब वो क्या है.
इंडियन सोल्जर्स वेर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। इंडियन जो सोल्जर थे ये ब्रेव थे, सिर्फ ब्रेव होने से चलता है क्या? नहीं, उनके पास टैक्टिक्स बने। आपके पास कितनी भी ताकत है, कितना पावर है, मगर आपके पास टैक्टिक्स नहीं, दिमाग नहीं, उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका एक एजुकेशन होना चाहिए, उसका रूल बताने वाला कोई तो होना चाहिए। एक बिगर वाला जो भी एक हमारे गवर्नर होता है, वो बिगर कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तभी जाकर हम वार जीत सकते। दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन। देखो अब इट कैप्चर मतलब उन्होंने हासिल कर लिया था, दिल्ली को तो जीत लिया था इंडिया ने, मगर रिटेन मतलब उसको संभाल नहीं सके, लास्ट तक उसको टिका नहीं सके। जीत तो लिया था मगर उसको संभालना भी आना चाहिए। तो वो हमारे पास टैक्ट नहीं थी उस समय, टैक्टिस नहीं थी, उतना डावपेच नहीं था जितना ब्रिटेन के पास था। Similarly, the Indian rebels had limited arms supply. अब देखो इंडियन के पास देखो लिमिटेड रिबेल मतलब बहुत लिमिटेड हथियार थे, और ब्रिटिश के पास देखो उनके पास टैक्टिक्स भी थी, हथियार भी थे बहुत सारे, और इंडिया के पास क्या था? टैक्टिक्स भी कम था, एक्सपीरियंस कम था, और हथियार भी कम थे, रिबेल भी कम थी। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, disciplined army, enough stock of latest arm and experienced army general। तो देखो आप ब्रिटिश के पास क्या क्या था? ब्रिटिश के पास इकोनॉमी स्ट्रेंथ थी, इकोनॉमी मतलब बहुत सारा पैसा था उनके पास, इंडिया के पास नहीं था क्योंकि इंडिया को उन्होंने लूट लिया था ब्रिटेन ने। डिसिप्लिन आर्मी, उनकी आर्मी की डिसिप्लिन होती थी क्योंकि वो इंडिया को आर्मी को एजुकेशन देते थे, उनका ही रूल इंडिया पे था, तो इंडिया कहाँ से आर्मी को डिसिप्लिन बनाएगा और कहाँ से इंडिया आर्मी को एजुकेशन देगा, क्योंकि उनके ही रूल में इंडिया आता था, इसलिए इंडिया के पास डिसिप्लिन आर्मी भी नहीं थी। नेक्स्ट था इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म, और न्यू हथियार उनके पास थे, न्यू हथियार उनके पास थे, और इंडिया के पास न्यू थे क्या? नहीं थे। वो तो बाहर से कैसे चुरा के लाते थे, कैसे बना के लाते थे दूसरी कंट्री से जाकर। सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो अदर कंट्री को जाते थे, वहाँ से फिर वो हथियार सप्लाई करते थे इंडिया में इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया में बनाने का मालूम नहीं था, और ब्रिटेन के पास ऑलरेडी बहुत सारे न्यू हथियार भी थे। एक्सपीरियंस आर्मी जनरल, और जो एक्सपीरियंस आर्मी जनरल भी था, उनको जो ट्रीटमेंट देने वाला जो जनरल होता है वो एक्सपीरियंस वाला था, तो इंडिया के पास वैसे एक्सपीरियंस वाले कोई नहीं थे। ये सब हमारे इंडिया में ये कमी थी। कब? 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में। इसलिए हम 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल जो था, वार, वो हार गए थे इन वजह के लिए। ये सब बातें हमारे पास कम थी। Since transport and communication was in the handle of the British, और देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंडल ऑफ ब्रिटिश, और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को भी वो हैंडल ठीक से करते थे। कहाँ से कहाँ हथियार ले जाना है, कहाँ से कहाँ बिजनेस करना है, इसको भी हैंडल करने का काम और कम्युनिकेशन करने का काम भी उनका आसान था, क्योंकि उसकी प्लानिंग होती थी उनकी। देयर मूवमेंट्स वेयर द सीट, इसलिए वो मूवमेंट के लिए शिफ्ट हो जाते थे तुरंत। कौन सी मूवमेंट करने के लिए, वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए वहां पर तुरंत वो पहुंच जाते थे मूवमेंट करने के लिए। तो ये सब उनके किसकी वजह से? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन होता, उनके पास फोन थे, ओके, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर सकते थे। ट्रांसपोर्ट थे उनके पास, ओके, ट्रांसपोर्ट थे, और हमारे पास उतने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं थे, हम जल्दी से सबको इकट्ठा नहीं कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट वहां से जा नहीं सकते थे, मगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की वजह से वो मूवमेंट में शिफ्ट हो जाते थे, जल्दी से आ जाते थे। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड, इसलिए इंडियन सिपाही क्या हुए थे? इंडियन सिपाही के पास ये कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट गुड नहीं था, इसलिए इंडियन सिपाही क्या हुए थे? नॉट ओनली बेस सक्सीड, मतलब वो सक्सेस नहीं हुए थे, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए थे इंडियन सिपाही, ये उसका रीजन था। War was fought not only based on bravery but also through the military strength। तो देखो ये जो फॉट है ये सिर्फ
ब्रेवरी होने से नहीं जीता जा सकता, तो उसके लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब बातें होनी चाहिए। उसी समय क्या कर सकते हैं, हम वार को जीत सकते हैं, नहीं तो वार नहीं जीत सकते। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनेशनल सिचुएशन वाज फेवरेबल टू द ब्रिटिश। अब इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, सिचुएशन मतलब परिस्थितियां, ये किनके फेवरेबल में थी? ब्रिटिश के ही फेवरेबल में थी, ब्रिटिश के ही अंडर में थी। क्यों थी, अब वो देखते। द क्राइमियन वार विद द रशिया वाज जस्ट वॉर। देखो आप, जो वहां पर वार हुआ था, वर्ल्ड का वार रशिया के साथ, जो रशिया में जो वार हुआ था, तो उसमें ब्रिटिश विनर हो गया था, और इसलिए उसका पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड चल रहा था, पूरे वर्ल्ड के साथ उसका ट्रेड का बिजनेस था, पूरे वर्ल्ड के साथ उसकी सिचुएशन अच्छी थी। द ब्रिटिश ओन द वार, और ब्रिटिश ने वो वार क्या कर लिया था, जीत लिया था। दे हैड ट्रेड द रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ये उनका जो ट्रेड था, ट्रेड रिलेशन मतलब व्यापार करना, ये सब कंट्री के साथ उनके रिलेशन ट्रेड के थे। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश वाज वास्ट। अब नेवल मतलब क्या, समुद्र, जो समुद्र होता है, सी होता है, उसके थ्रू क्या करना, ट्रैवलिंग करना, सी से, ओके, बोट से ट्रैवल करते थे पहले, क्योंकि पहले ज्यादा ये नहीं था हमारे पास, क्या था, एरोप्लेन की इतनी एरोप्लेन इतना डेवलपमेंट नहीं था, रेलवे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, ओके, इसलिए उस समय क्या करते थे, फिर इस नेवल से वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, एक दूसरे कंट्री को माल ट्रांसफर करते थे, और उसमें से वो बहुत सारा पैसा कमाते थे, इंडिया में का मटेरियल ले जाकर दूसरे कंट्री को बेचते थे। ये ब्रिटिश का रूल चलता था। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वाज वास्ट, whereas the Indians rebelled were isolated। और इंडिया के ये सब उठाव क्या हो गए थे, दब गए थे। इंडिया इसलिए यहाँ पे दब गया था, मतलब इंडिया हार गया था, उनके पास सब पावर हो गया था, रूल हो गए थे, हथियार थे, ये सब रीजन थे इंडिया को हारने। तो ये याद रखो कि इसमें मिलिट्री टैक्टिक्स क्या होती है, ब्रेवरी नहीं, सिर्फ ब्रेवरी से नहीं चलता, तो डिसिप्लिन होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, ओके, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब बातें हो जब हमारे पास रहेगी, तभी हम वो 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो विनर हो सकते थे, नहीं तो। और पूरे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट है शिफ्ट होने के लिए। वो अगर नहीं होता है तो हम शिफ्ट नहीं होते। मैं यहाँ पर हूँ समझा औरंगाबाद में, और मुंबई से किसी को मुझे बुलाना है, और मेरे पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं, तो कैसे वो आएगा? और अगर फ़ोन ही है तो उसको आने के लिए उसको ट्रैवल होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पर वो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट हो पाए। तो वो ब्रिटिश के पास थे, हमारे पास कम थे। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ऑफ रूल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल कैसे थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।